हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस। आई वेलकम यू ऑल हेयर इन मेकिंग एन अचीवर। और आज हम एक और नया वन शॉट वीडियो लेके आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले देख लेते हैं चीज़ क्या होती है, मतलब ये क्यों किस टाइप से हम पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी कि एक चार्ज के कारण कुछ फील्ड्स जनरेट होती हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एक डिफाइंड टर्म है, बस हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसे ही ये कर लेते हैं कि एक चार्ज की वजह से एक चार्ज का कहीं पे कितना जोर पड़ रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये भी एक डिफाइंड टर्म है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक चार्ज की वजह से, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो ये पता कर लो। अब ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं उसको, ऑफ अ सिस्टम। चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम भी बोल सकते हैं हम उसको। वो होता क्या है कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया है, तो उसकी कन्फिग्रेशन चेंज हुई है सिस्टम की, तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्सेस का जो वर्क डन है ना, उसके नेगेटिव को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन हुआ है ना, वो उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम ये लिख रहे हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव। ठीक है, तो यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल्स टू यू आई माइनस यू एफ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है जूल। ठीक है, तो अब हम इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल है Q1, एक हमारे पास Q2 है, दोनों के बीच में R डिस्टेंस है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, वैसे तो हमने नॉर्मली यही फॉर्मूला पढ़ा होता है, बट अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलते हैं तो यहाँ पे प्लस U इन्फिनिटी भी करना होता है। तो जनरली ना हम अज्यूमिंग इट जीरो ही कर लेते हैं, बट कई बार एनसीईआरटी के अंदर भी अपने पास क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है कि U इन्फिनिटी जीरो नहीं है, वहाँ पे कुछ वैल्यू है उसकी। तो फिर अब बताओ कि इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला लगाते हुए U इन्फिनिटी को जीरो करना है। कई बार ना क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है डायरेक्ट ही कि फॉर्मूला बताओ, और उसमें ना तुम्हें दोनों ऑप्शन दे रखे होंगे, U इन्फिनिटी वाला भी दे रखा होगा और प्लस U इन्फिनिटी करके भी दे रखा होगा, और एक खाली है सिर्फ ये इतना ये बॉक्स वाला भी दे रखा होगा। तो लोग देखते ही ये लगाते हैं, U इन्फिनिटी देखते नहीं। अगर ऑप्शन में U इन्फिनिटी दे रखा है और क्वेश्चन में कहीं बता नहीं रखा कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल हमारा वो ज़ीरो है, तो हमें ये चूज़ करना है। और क्वेश्चन में अगर बता रखा है कि हमारा इन्फिनिटी पे ज़ीरो है, तो फिर हमें ये वाला इतना इतना चूज़ कर सकते हैं। बट स्टिल U इन्फिनिटी फिर क्वेश्चन में अगर ज़ीरो दे रखा है, तो हम सॉल्व करते हुए आगे ज़ीरो लिखते हैं, तो वहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि फोर्स का जो था ना, हम उसमें साइंस यूज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम उसमें डायरेक्ट डायरेक्शन लिख सकते थे। बट पोटेंशियल या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो उसका नेचर है, वो कोई डायरेक्शन शो नहीं कर रहा वहाँ पे। तो इसलिए इसको हम विद साइन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क डन हो रहा है, तो वो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही थी, तो उसको हम नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे थे, पोटेंशियल इक्वल कर रहे थे। बट अब हम उसको अगर ये बोलते कि एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। और मैं तो जनरली यही याद करता था, क्योंकि उसमें मेरी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। एग्जाम में बैठ के भी ना माइनस आएगा प्लस आएगा, इनिशियल माइनस फाइनल करना है, क्या करना है, और हम ज़्यादातर फाइनल माइनस इनिशियली करते हैं। तो इसलिए मैं यही याद रखता था कि वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का ये होता है। अगर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना, तो पता है वो इसका उल्टा होने वाला है साइन के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ये टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ना एक चार्ज पार्टिकल है Q, मैंने उसको यहाँ पे हिंज कर दिया, दूसरे चार्ज पार्टिकल को इधर से मैंने फेंका। ठीक है, इनिशियल उसकी मान लेते हैं कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी B, तो वो इसके ऐसे घूम के गया है यहाँ से। ठीक है, तो ये पूछते हैं कि इस जगह पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वो कैसे सोल्व करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देना सीधा सीधा, mvb इज इक्वल्स टू mv डैश जो होने वाली है इसकी ये वाली, और r नोट जो इसका ये डिस्टेंस है। अब ये जो b है ना, इसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं कि वो उसके कितने पास से, मतलब पैरेलल स्पेस में उसका कितना डिस्टेंस दूर है वो उससे। एक तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दिया, एक जगह पे हम लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इसको सोल्व कर देंगे। यार अगर ये लग रहा हो कि समझ में नहीं आया, तो वन शॉट है और इसमें इवन एग्जांपल्स पढ़ाने भी नहीं थे। ये तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा लग रहा था मेरे को, तो मैंने कर दिया, क्योंकि 2-3 बार मैंने ये क्वेश्चन मेरी उसमें भी प्रिपरेशन के टाइम पर भी देखा था। सो
अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट डाउन कर देना, मैं इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं अभी बनाने लग रहा हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग से और टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के और उसके क्वेश्चंस भी वहीं पे ही, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाऊंगा जैसे कि चैप्टर 1 है मेरे पास तो मुझे वो रिवाइज़ करना है, क्वेश्चन ट्राई करने हैं। कल मेरा एग्ज़ाम है AIATS है या आपके जो भी होता हो, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करूँ, तो उसके ऊपर 15-20 क्वेश्चन छाट के कहीं से मिल जाएँ तो वैसी वीडियोज़ भी मैं बना के डालूँगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में चार्ज होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है और इसकी यूनिट जो होती हैं जूल अपॉन कूलम, जिसको हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन इसका m1 L2 T-3 A-1 होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो पोटेंशियल अब देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है। इसको हम विद साइन यूज़ कर रहे हैं और इसका ग्राफ हमारे पास ये होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ होता है V और R का। कंपैरिजन ऑफ EV वर्सेस VR ग्राफ, तो इसमें क्या होता है कि जो EV ग्राफ होता है ना वो थोड़ा सा स्टीपर होता है, ठीक है, और जो VR ग्राफ होता है ना ये थोड़ा सा स्टीपर कम होता है। तो ये स्टीपर क्यों होता है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और V वाला जो पोटेंशियल वाला जो ग्राफ है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी देखने को मिल सकता है और कई बार लिखा होता है कि दोनों ग्राफ बना के दिखाओ, तो लोग अलग अलग बना देते हैं, अलग अलग नहीं बनाना होता, इसको कंपेयर करना है तो एक साथ ही बनाना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस ऑफ द रिंग, ये एक रिंग है जिसके पास एक Q चार्ज है और इसकी रेडियस R है, X डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है P, तो उसके ऊपर पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि वैसे ये इंटीग्रेशन मतलब डिफ्रेंशिएशन करके निकालते हैं कि स्मॉल एलिमेंट लिया, x लिया, तो वन शॉट वीडियो तो हम यहाँ पे ओबियसली वो तो करने वाले हैं नहीं इसको डिराइव। तो यहाँ से बेसिकली यही है कि ये डिस्टेंस देख लो कितना होता है, √R² + x², और इसका फॉर्मूला बनता है KQ/R, तो √R² + x², ऐसा करके हम याद कर सकते हैं। तो ये इस रिंग का जो पोटेंशियल होगा ना रिंग की वजह से वो सेंटर के ऊपर मैक्सिमम होता है हमारे पास, ये इसका ग्राफ बनता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो हमें कर लेने चाहिए, जनरली हमें देखने को मिल जाते हैं। जनरल क्वेश्चन एक और पूछ सकते हैं कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो क्या इसका मतलब ये है कि उसका पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा, तो नहीं यार। जैसे कि ना हमारे पास ये है एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया ही था कि इन चार्ज पार्टिकल्स क्यू पार्टिकल्स हमारे पास, इनकी वजह से सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो ज़ीरो होएगी सेंटर वाले पार्टिकल के ऊपर, बट अगर पोटेंशियल देखें तो इसका आएगा 4KQ/R, अगर इस डिस्टेंस को हम R ले लेते हैं तो, ठीक है। तो यानी कि पोटेंशियल यहाँ पे ऐड हो रहा है, यानी कुछ पोटेंशियल है बट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। दूसरी तरफ अगर हम बोलते हैं कि ना इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर पोटेंशियल ज़ीरो है, यानी कि मैं कह देता हूँ कि 2 माइनस के हैं अपने पास, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास 2 माइनस में है तो सेंटर के ऊपर इसकी वजह से माइनस का हो गया, इसकी वजह से और इसकी वजह से पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे सेंटर के ऊपर V की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी मेरी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। इस मान लो कि ये पॉजिटिव Q0 एक टेस्ट चार्ज रखा है मैंने यहाँ पे पॉजिटिव Q0 एक टेस्ट चार्ज रखा है, तो इसकी वजह से रिपल्शन होगा और यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से अट्रैक्शन होगा और इसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे नेट कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसको ध्यान से देख लेना। होपफुली क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं अलग अलग जब पूरी टेस्ट सीरीज़ करोगे तो। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैं ऊपर 2-3 इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ, बट स्टिल दे आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब इसको ना लोग कई बार करते हैं कि E = -dV/dr कर देते हैं। तो अब अगर V की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे V की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो डिफ्रेंशिएट करके करेंगे तो ये ज़ीरो आएगा, तो ऐसा नहीं करना है। अगला टॉपिक है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क। एक डिस्क है जिसकी सेम रेडियस R है, X डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। ये नीट एस्पायरेंट्स के कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, बट JEE वालों के काम आ जाता है और कई बार बड़े एग्ज़ाम्स में मेन एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाता है।
अपने अपने स्पेसिफिक सेंटर्स के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला ही देखने को मिलेगा, उसमें और कुछ नहीं मिलेगा। बट हाँ, आप सेंटर पे याद कर सकते हो, सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ई और वी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो सिंपल सा रिलेशन है, ई इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर। ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। इसकी ये डेरिवेशन है, ये देख लेना किसी को अगर देखनी हो तो, ठीक है। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन और एक फॉर्मूला बनता है, अब हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्मूला बनता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब चीज़ तो यही थी, ई डॉट डी आर, बट इसमें मैंने क्या किया कि एक्स एक्सिस पे अलग ले लिया, वाई एक्सिस पे अलग ले लिया, जेड एक्सिस पे अलग ले लिया, और इनकी लिमिट्स एक्स आई एक्स एफ, वाई आई वाई एफ, जेड एफ और जेड आई ले ली। तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसमें एक तो ये होता है फॉर्मूला, और एक आगे पढ़ने को मिलेगा, उसमें क्या होता है कि जस्ट डिफ्रेंशिएशन है। ई इज इक्वल्स टू, जैसे डी वी बाई डी आर बन रहा है हमारे पास, तो हम उसमें क्या करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन वी बाय पार्शियल डिफ्रेंशिएशन वी अपॉन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई प्लस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी अपॉन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू ई। तो उसको ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, उसको उधर घुमा दिया, डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में लिख दिया। इसमें यहाँ पर जो हमें दिख रहा है ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या वर्क डन होगा, तो उसको हम लिखते हैं W इज इक्वल्स टू माइनस क्यू डेल्टा वी। ये एक इंपॉर्टेंट है, जगह जगह पे काम आ जाता है, अलग अलग डेरिवेशंस में भी देखने को मिलेगा। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ना नीट ज़्यादातर कैसे क्वेश्चंस डालता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मुश्किल क्वेश्चन करने होंगे ना उसको, तो वो 3 स्टेप के क्वेश्चन बना देगा। पहले ये लगा, जैसे कि हम आगे उसको एग्जांपल में देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, तो वो इन चारों को मिला के ही एक क्वेश्चन बना के दे देगा, हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आएगा, चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल वी, ठीक है। तो उसका काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो क्यू वी से हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वर्क डन भी होती है, ठीक है। वहाँ पे वर्क डन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसलिए माइनस है, और अगर एक्सटर्नल वर्क डन देखेंगे तो वो क्यू वी ही हो जाता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी ही है। मास भी गिवन हो अगर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो वो और क्या पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं वेलोसिटी पूछ सकते हैं। तो वो कहाँ से निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू वी। यहाँ से हम मास गिवन है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और मोमेंटम भी पूछ सकते हैं वो लोग। तो मोमेंटम कहाँ से निकालेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, मास हमें गिवन ही है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अंडर रूट 2m लगा देंगे। ये आता कहाँ से है, जैसे हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है लैम्डा का हमारे पास। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे, बाकी केमिस्ट्री में हम चैप्टर 2 में पढ़ के आए थे इस फॉर्मूला को। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको एच अपॉन पी लिख सकता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m बच गया पीछे, ठीक है। अब लैम्डा भी पूछ सकते हैं वो डायरेक्टली, मैंने मोमेंटम निकाल लिया है और एच की वैल्यू मेरे को पता ही है, तो क्योंकि कांस्टेंट होता है, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻30 हम यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं। ये एक टिपिकल सिंपल नीट टाइप क्वेश्चन है जो कि आ सकता है और हमें पता भी होना चाहिए, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, वही हम एक सिंपल सी डेरिवेशन करते हैं और उसके थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पता थी, ठीक है। तो फॉर्मूला है वी इज इक्वल्स टू ई डी आर, यही था ना फॉर्मूला, ई इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसका सिंपली मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा इस फॉर्म में, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा वी बी माइनस वी ए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1। आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। अगर आपकी मतलब डेरिवेटिव पावर अच्छी है, सोल्व अच्छा कर सकते हो। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ मुझे टाइम बचाना है, और तो ये डायरेक्टली याद ही कर लेनी चाहिए। बाकी इतनी ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं ये चीज़, ठीक है। तो अब V और R का ग्राफ इसमें क्या होता है, ये इसका VR ग्राफ। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर है मेरे पास, एक वायर है जो चली आ रही है, ठीक है। उसकी वजह से एक पॉइंट है B
और एक पॉइंट है ए, ये R1 दूर है, ये R2 दूर है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ पे हमें पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए वायर की वजह से 2K लैम्डा बाय R होती है, ठीक है। तो उसको सेम इस फॉर्मूले में डिराइव करेंगे, रखें इस फॉर्मूले में, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन एक ही बार देखा था AIATS के अंदर, बट हाँ आया था, और मैंने मतलब कहीं देखा नहीं खास इसको। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा एरिया होता है या ऐसा सरफेस होता है जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल हो। जैसे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बाहर एक सर्कल बना दूं मैं, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे पोटेंशियल इसकी वजह से ज़ीरो हो, इक्वल होने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे 5 होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर किसी चार्ज को घुमाते हैं ना, तो उसका जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी यहाँ पे हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ना, तो वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही जा रही हैं सारी की सारी, ठीक है। अब इसके ऊपर ना एक टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन अब बेसिक एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएगा आपको, आपकी एक्सरसाइज वाली मतलब पैकेजेस में या बुक्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखे हुए हैं हर पॉइंट के, हर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो और उसकी डायरेक्शन निकालो। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन होएगी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू लो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन जारी होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इसकी डायरेक्शन होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि कुछ ऐसे, और इसके परपेंडिकुलर होगी सबके, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। तो अब ये क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें स्टेप 1 क्या होता है, फाइंड आउट एक्स फर्स्ट। एक्स की वैल्यू निकालो सबसे पहले। एक्स क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बीच में, इन दोनों पोटेंशियल की लाइंस के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम निकालेंगे इस थीटा की वजह से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास और हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस बेस, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। इसके और इस पोटेंशियल के बीच में 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स, 10/√2 वैल्यू आई हमारे एक्स की, ठीक है। यहाँ से x निकाल दिया। स्टेप 2 इज इक्वल्स टू dv/dr करके हम हमारा आंसर यहाँ पे निकाल सकते। dr हमने अभी x की फॉर्म में निकाला है और dv हमारे डिफरेंसेस बताई हैं, 10 का डिफरेंस है अपॉन 10। तो अब अगला करते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर क्या होता है, दो चार्जेस होंगे जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है, बट उनके साइंस अपोजिट होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा हमारे पास, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा जिसको हम 2a लेते हैं। 2a इसलिए लेते हैं डिस्टेंस को ताकि वो मेज़र करने में आसानी हो, हमें कैलकुलेशंस के अंदर आसानी हो। हाफ हाफ जब डिस्टेंस को डिवाइड करें a और a हमारे पास आ जाए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, p से हम इसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू q इंटू 2a, यानी कि चार्ज किसी भी एक का चार्ज ले लो और मल्टीप्लाई कर दो उसको उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या चीज़, दो चार्जेस मिलके एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसकी वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, या तो यहाँ पे या इस जगह पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इधर जो बन रही है वो इक्वेटोरियल बन रही है किसी और एंगल पे, तो एट एन एंगल थीटा वर्ड हम उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। आगे बात समझ में। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब भी डिस्टेंस मेज़र करना होता है तो डिस्टेंस हम इस के बीच में से मेज़र करते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ से अगर किसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, यानी उसके बीच में से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हम लेने वाले हैं। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है, यानी कि इधर से इधर, जो ये ब्लू कलर के एरो से हमने इधर दिखा रखी है, ये इसकी डायरेक्शन होगी। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर इसकी यूनिट होती है, और अगर दूसरी यूनिट देखें तो ESU सेंटीमीटर भी यूनिट होती है। डायमेंशंस क्या होते हैं, L1 A1 एंड T1। लैट इसको मैं याद रखता था बोल के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब एक्सिस के ऊपर और इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगी, यानी कि
इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण और इस जगह पे, तो ये वाली जो है इसको एक्सिस बोलेंगे, ये इस एक्सिस के ऊपर ही पड़ रही है इस वजह से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है 2kpr/r² - a² अब ए जो होता है ना, एक डाइपोल होता है ना, डाइपोल के दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और उसका भी आधा हम ए बोल रहे हैं, एक इसको बोल रहे हैं, उसके भी आधे को बोल रहे हैं, तो ये तो और भी कम हो गया। इस वजह से हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं और 2kp/r³ हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ नहीं है, बस पी और ई के ऊपर एरो का साइन लगाना है, वो वेक्टर फॉर्म हो जाती है। अब इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर हम देखते हैं, तो उसके अंदर kp/r² + a² 3/2। तो यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक 2 का फैक्टर ज़्यादा है, एक r से मल्टीप्लाई ज़्यादा है, और ये प्लस का साइन है। ये 3 चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखनी चाहिए। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद करने में इस तरीके से ईजी होगा आपको, दैट्स इट, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम, इसमें क्या होता है, अगर इसमें भी मैं ए को नेगलेक्ट कर दूँ तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा kp/r³। इसमें जो यानी कि इक्वेटर के ऊपर और एक्सिस के ऊपर अगर हम अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं, नेगलेक्ट करने के बाद लेते हैं, तो क्या डिफरेंस होता है, 2 का फैक्टर आता है एक्सिस के ऊपर, यानी एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी डाइपोल के कारण, और सेम डिस्टेंस पे अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर देखें तो वहाँ पे कम होगी। अब एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, बट जो हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखते हैं तो वहाँ पे डायरेक्शन उसकी अपोजिट होने वाली है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की या डाइपोल की जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड या डाइपोल की डायरेक्शन होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन इक्वेटोरियल के ऊपर होने वाली है। इस वजह से हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में माइनस का साइन भी लगाते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि चलो ये तो हमने 90 डिग्री और 0 डिग्री पे हमने पढ़ लिया एक डाइपोल के, कि ये 90 डिग्री पे हो गया, ये 0 डिग्री पे हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि एक एंगल है थीटा, उस पे निकालना है, तो थीटा पहली बात एंगल कौन सा लेंगे, तो एंगल ये लेंगे, ये मान लो +q है, ये मान लो -q है, और ये इसकी डाइपोल की डायरेक्शन है, और मैं ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं एक r वेक्टर बना देता हूँ। अब r वेक्टर और डाइपोल की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा ना, उसको हम थीटा लेने वाले हैं। आगे बात समझ में, उसके लिए ये फॉर्मूला है kp/r³, 1 + 3 cos² थीटा का अंडर रूट, ठीक है। अब डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल की बात कर लेते हैं भाई। तो मान लो मेरे पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक डाइपोल रख देता हूँ ऐसे, तो इसके ऊपर फोर्स जो होगा ना वो 0 होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चाहे किसी भी एंगल के ऊपर मेरे पास डाइपोल रखा हो, उसके ऊपर फोर्स जो होगा वो हमेशा 0 होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि मान लो कि मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा होगा इस तरफ से, और इस तरफ से यानी +q है ये मान लो, ठीक है, ये -q है। तो अब अगर हम देखें तो इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा होगा, -q है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो इधर लग रहा होगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है, क्योंकि चार्जेस इक्वल थे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये फोर्स तो कैंसिल आउट हो गई, लेकिन ये टॉर्क तो जनरेट कर रहे हैं ना इसके ऊपर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई टॉर्क तो यहाँ पे लग रही है ना, तो हम उस टॉर्क को पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बट टॉर्क हर जगह 0 नहीं होती। टॉर्क की भी 2 पोजीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे टॉर्क 0 होती है। एट एन एंगल 0 डिग्री एंड 180 डिग्री टॉर्क 0 होगी, टॉर्क मैक्सिमम होती है 90 डिग्री। अब देखते हैं भाई ये चीज़ क्या है, कैसे माइनस टॉर्क 0 होती है और कैसे मैक्सिमम होती है। तो टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला है P sin थीटा। तो दूसरी एक बात देख लेते हैं कि sin थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम होती है, ठीक है, और sin थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 180 डिग्री के ऊपर 0 होती है, यानी कि मिनिमम होती है हमारे पास। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ना ये ऐसे हैं, तो अब इसके अंदर क्या होगा कि टॉर्क तो कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है इस पॉइंट के ऊपर। मान लो ये +q है, ये -q है, तो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो यहाँ पे टॉर्क नहीं लग रहा। अब मैं ये देखता हूँ कि ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। ये इधर घुमा रहा है फोर्स, ये इधर घुमा रहा है फोर्स। अब यहाँ पे तो फोर्स ऐसे और ऐसे ही लग रहे थे ना, अगर पर्टिकुलर चार्जेस की बात करें तो, बट इस जगह पे ये इधर घुमा रहा है, ये इधर घुमा रहा है, तो टॉर्क तो जनरेट हो रहा है ना।
दैट मीन्स 90 डिग्री के ऊपर तो होगा, बट 0 डिग्री और 180 डिग्री के ऊपर फोर्स एक ही लाइन में लगेंगी, जिस वजह से टॉर्क नहीं जनरेट होने वाला हमारे पास। ठीक है, अब इसी में हमारे पास आता है पोटेंशियल का एक कंसेप्ट आता है। तो पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या बोल रहा है, तो सी बात है, अब मान लो कि मेरे पास ये चीज़ पड़ी है, ठीक है। अब ये मान लो कि कोई चीज़ है, कोई एक बोट है जो रिवर फ्लो कर रही है और उसी की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो उसको कम जोर आ रहा है, जितना कम जोर आ रहा है उतना उसके पास पोटेंशियल कम होगा उस टाइम पे। तो यानी कि ये जो डायरेक्शन हुई ये मिनिमम पोटेंशियल की डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैं इसको 180 डिग्री पे, अब ये अगेंस्ट द फ्लो खड़ी है, अगेंस्ट द फ्लो खड़ी है, तो इसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, यानी कि थोड़ी सी ऊंच नीच हुई, थोड़ा सा इसका एंगल चेंज हुआ किसी भी डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगी, पूरी घूम जाएगी, 180 डिग्री से घूम जाएगी और वापस 0 डिग्री एंगल बनाने लग जाएगी। यानी कि ये जो पोजीशन है ये हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल की पोजीशन हो गई, ठीक है। और ये पोजीशन है, ये 90 डिग्री की पोजीशन है। इसके अंदर क्या होता है कि पोटेंशियल जो होता है 0 होता है, यानी कि अगर ये 90 डिग्री वाली 0 है तो 0 डिग्री वाली क्या होगी, ऑब्वियसली नेगेटिव में ही होने वाली है वो पोटेंशियल, ठीक है। तो अब पोटेंशियल का टॉपिक हम आगे पढ़ते हैं कि क्या है, कैसे है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पी डॉट ई, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट है, और जो टॉर्क था वो था पी क्रॉस ई, टॉर्क जो था हमारे पास वो था पी क्रॉस ई, ठीक है। और पोटेंशियल जो है ये डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो मैंने बोला था कि जब 0 डिग्री बन रहा होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, 0 डिग्री बन रहा होगा तो उस टाइम पे मिनिमम होने वाला है, क्योंकि साइन 0 0 कोस 0 विल बी 1। अगर कोस 0 की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो माइनस पी मेरे पास बच रहा है, तो यानी कि माइनस पी पोटेंशियल होने वाला है। अब मैं अगर 180 बोल देता हूँ, 180 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, तो 180 डिग्री में क्या होगा हमारे पास, -1 हो जाएगी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो मेरे पास आएगी पीई वैल्यू आएगी, दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। अब मैं अगर बोलता हूँ कि ये मेरा 90 डिग्री बना रहा है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, पीई कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, तो यानी कि मेरे पास आएगा 0, ठीक है। 90 डिग्री की एक और खासियत क्या बताई थी मैंने, यहाँ पे जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अब हम ये टेबल देखते हैं। अच्छा, इस टेबल के अंदर ना स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का भी जिक्र कर रखा है। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होते क्या है, मान लो कि मेरे पास एक ये यूट्यूब है, मैंने इसके बीच में यहाँ पे बॉल रख दी कोई, ठीक है, ये यूट्यूब है और मैंने इसके बीच में कोई बॉल रख दी। अब मैं इस बॉल को इधर डिस्प्लेस कर दूँ या इधर डिस्प्लेस कर दूँ, घूम फिर के वापस इधर ही आके रुकनी है, तो यानी कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी रुकी हुई है। अब मैं इस यूट्यूब को इन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने बॉल रख दी, अब मैं इसको या तो इधर डिस्प्लेस कर दूँ या इधर डिस्प्लेस कर दूँ थोड़ा सा भी, तो ये वापस इसी पोजीशन के ऊपर नहीं आने वाली। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो अब हम सिंपली इसको समझते हैं। जो हमारे सामने ये टेबल है, इस टेबल पे बोल रहा है अगर हमारे पास 0 डिग्री एंगल है, अगर हमारे पास 0 डिग्री एंगल है, 0 डिग्री एंगल है, पहली बात तो फोर्स जो है ना ये 0 लगने वाला है, आप आराम से देख सकते हो। अब 0 डिग्री एंगल है, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, ये इधर, यानी कि टॉर्क तो लग नहीं रहा, तो ऑब्वियसली टॉर्क 0 है, ठीक है। अब ये उसी की डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम होएगा, तो ये हो गया, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180 डिग्री की हम बात कर लेते हैं, ये इधर आ गया, ठीक है। तो 180 डिग्री के ऊपर हमारे पास क्या होने वाला है, सेम होएगा, टॉर्क तो लगने वाला है नहीं, ठीक है। और जो पोटेंशियल होएगा वो मैक्सिमम होने वाला है, क्योंकि ये अपोजिट द फ्लो है, ठीक है। तो यू क्या होएगा, मैक्सिमम होने वाला है। मैक्सिमम कितना होएगा, पी होएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, ठीक है। और टॉर्क है वो 0 है। अब पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री को बोलते हैं, इसके ऊपर भी फोर्स तो 0 होने वाला है। टॉर्क कितना होगा, पी होगा, क्योंकि पी साइन थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 एट 90 डिग्री। और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि कोस 90 0 होता है हमारे पास, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब ना एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क पोटेंशियल में। पहला ऑप्शन मिलेगा पी, लोग लगा के आते हैं पी, क्यों, क्योंकि उनको याद आता है 0 होता है और मैक्सिमम होता है पी, तो वो पी लगा के आते हैं। बट नहीं यार, मैक्सिमम मिनिमम माइनस पी होता है ना, तो इस वजह से 2p इसका डिफरेंस आता है हमारे पास, तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। अब वर्क डन की बात कर लेते हैं। तो एक डाइपोल को घुमाने में क्या वर्क डन होता है, तो उसका ये डेरिवेशन है, और सिंपली हमारे पास फॉर्मूला आता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल को घुमा रही है ना, तो उसको वर्क डन होगा पी ई, जो कि पोटेंशियल होता है, और एंगल का डिफरेंस आएगा cos θ2 माइनस cos θ1। ये हमारे पास
डिफरेंस आने वाला है, यानी कि वर्क डन आने वाला है। ये कौन सा वर्क डन है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है। अब कोई बोले कि एक्सटर्नल वर्क डन बताओ, तो एक्सटर्नल वर्क डन और इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन में ये होता है कि जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का गिवन है, एक्सटर्नल निकालना है तो माइनस साइन लगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे, या एक्सटर्नल गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे माइनस लगा दो। दैट्स इट, इतना ही होता है, और कुछ नहीं है। अब हम पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की बात कर लेते हैं कि किसी भी एंगल पे, जैसे मैंने किसी भी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी के पी अपॉन आर क्यूब 1+3 कोस स्क्वायर थीटा करके। सिमिलरली अगर उसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। थीटा क्या लेंगे? जो आर वेक्टर और डाइपोल की लाइन है ना, उसके साथ जो छोटे वाला एंगल होगा ना, जो भी छोटा एंगल बन रहा होगा उसको हम थीटा लेते हैं। अब थीटा प्लस लेना है या माइनस लेना है वो किस पे डिपेंड करेगा। अगर ये थीटा माइनस वाले की तरफ है तो माइनस थीटा लेना है, अगर ये थीटा प्लस वाले की तरफ होगा तो प्लस थीटा लेना होता है। ये याद करनी पड़ेगी यार, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मेडिकल नीट की फिजिक्स के अंदर आपको याद करनी पड़ती है। स्पेशली स्टेप्स अगर आप याद करोगे तो बड़ा अच्छा होता है। जैसे कि आप रोटेशन वाला चैप्टर जो देखोगे, जो 5th चैप्टर है हमारा 11th क्लास के सिलेबस के अंदर, तो उसमें ना अगर आप स्टेप्स याद रखते हो ना तो आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और मेन काम यही है नीट के अंदर, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए। थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला चीज़ें फिजिक्स की क्लियर होती है ना तो आप जल्दी फिजिक्स सॉल्व कर पाते हो। हमारे पास जेईई वालों की तरह 2-2.5 मिनट नहीं होते एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हाँ मेरे पास टाइम है, मैं टाइम लगा के और क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, डिराइव कर लूँगा। नहीं, शॉर्ट फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, प्रोसीजर भी याद होना चाहिए, ताकि फटाफट हम कर सके। उससे कॉन्फिडेंस आता है यार, और फिजिक्स जब अच्छी होगी ना तभी बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे होंगे। तो अब मेरे पास एक P1 डाइपोल है, एक P2 डाइपोल है। तो P1 के कारण यहाँ पे कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होंगी, यानी कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कुछ फोर्स भी लग रहा होगा। ठीक है, तो वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है वो ऐसे निकालते हैं पहले। अब यहीं पे वो प्रोसीजर है, स्टेप्स याद करने हैं। पहले हम u की वैल्यू निकालेंगे 0 डिग्री पे, तो हमारे पास ये u की वैल्यू आ गई। अब u को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना इस तरीके से, तो हमारे पास क्या आता है? फोर्स आ जाता है। अब फोर्स में आपके पास माइनस साइन आ रहा है तो ये मतलब बता रहा है कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आया F = -6K P1 P2 अपॉन में R की पावर 4। ठीक है, यानी कि एक सिंपल मेन क्वेश्चन जो इसमें से बनता है वो ये है, मेन रिलेशन ये, यही याद रखना है मेन तो आपको, कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। अब अगर केस ये वाला हो, ये नीचे दिखा रखा होगा मैंने, हाँ, अब अगर केस ये वाला हो, इसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रही होगी P1 की वजह से, तो इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब याद है हमें कि वो ट्वाइस था एक्सियल वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाली, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल वाली थी वो उसकी मतलब ट्वाइस थी, तो ये 1 बन रही है। तो वही यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, R की पावर 4 से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मेन क्वेश्चन हमारा बन रहा है। ठीक है, तो ये इतना ही था इसके अंदर, और हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल भी ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। और अगला टॉपिक हमारा होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। तो यार बने रहिए हमारे साथ, जल्दी मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और लाइक कर देना इस वीडियो को यार। बड़ी मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है वो देख के, और मोटिवेशन भी मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। और प्लीज़ यार शेयर कर देना ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच।